हेलो ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी तक हमने देखा कि लेटर वैदिक एज जो है वहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। एक छोटा सा रिवीजन जो है पहले हम कर लेते हैं कि अब तक की वीडियोस में हम कहाँ तक पहुँचे हैं। सबसे पहले हमने प्री हिस्ट्री के बारे में पढ़ा। प्री हिस्ट्री में कि किस तरीके से जो मैन है उसकी डेवलपमेंट हो रही है, वो स्टोन एज जो है उसमें किस तरीके से वो प्रोग्रेस कर रहा है, फ्रॉम पैलियोलिथिक टू मीजोलिथिक टू नियोलिथिक, किस तरीके से उसका सबसिस्टेंस जो है वो चेंज हो रहा है, फ्रॉम हंटिंग एंड गैदरिंग टू कलेक्टिंग एंड देन टू एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। ठीक है, और किस तरीके से जो उसका यूजेज ऑफ स्टोन है वो भी जो है वो टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा है, इन द सेंस कि मैन जो है वो डेवलप हो रहा है। तो वो सब हमने देखा। देन वी केम टू द प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री इज़ ऑल अबाउट द हड़प्पन सिविलाइजेशन, जहाँ पे हमने डिफरेंट चेंजेस देखे कि किस तरीके से हड़प्पन सिविलाइजेशन एक बहुत ही ग्लोरियस सिविलाइजेशन थी, उसकी सारी की सारी डेवलपमेंट देखी हमने। हड़प्पन सिविलाइजेशन का राइज देखा और फिर हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन का फॉल भी देखा। प्रोटो हिस्ट्री में वो इसलिए है क्योंकि प्री हिस्ट्री तो होगी जिसके पास हमारे लिए कोई भी रिटन रिकॉर्ड्स नहीं है। प्रोटो हिस्ट्री हमारे पास रिटन रिकॉर्ड्स हैं लेकिन वो अभी तक डिसाइफर नहीं हुए हैं। उसके बाद हमने देखा कि आर्यंस जो हैं वो आ रहे हैं मिडिल ईस्ट से, कि स्टेपीज से जो है वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट की तरफ आ रहे हैं। देन आर्यंस में जो है कन्फ्लिक्ट हो रहा है आपस में, और जो ऑलरेडी इंडिया में जो लोग रह रहे थे उनके साथ कन्फ्लिक्ट होता है। देन रीसेटलमेंट्स होती हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर आके उन लोगों की जो सोशल प्रैक्टिसेस हैं वो चेंज होती है। पहले हमने देखा कि अर्ली वैदिक लाइफ है, मतलब कि ऋग्वेदा के टाइम में जो है वो लोगों की लाइफ किस तरीके से थी, वो रिलीजन कौन सा प्रैक्टिस करते थे, नेचर वर्शिपर्स थे वो, वुमेन की इम्पोर्टेंस उनकी सोसाइटी में थी, एडमिनिस्ट्रेशन कैसी थी उनकी, वी स्टडीड ऑल दैट। देन हमने देखा कि उसके कंट्रास्ट में जो लेटर वैदिक एज है, जो सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद के टाइम में है, उसमें जो है प्रैक्टिस किस तरीके से चेंज हुई। वहाँ से जो है हमारा शिफ्ट हो गया नॉर्थ की तरफ से, नॉर्थ वेस्ट की तरफ से जो है गंगा यमुना द्वाब की तरफ जो है वो जो आर्यन ट्राइब्स हैं, जो अलग अलग ट्राइब्स हैं वो शिफ्ट कर रही हैं इस एरिया में। उस शिफ्टिंग के साथ ही काफ़ी सारी प्रैक्टिसेस जो हैं वो चेंज हो जाती हैं, उनका लाइफस्टाइल जो है वो चेंज हो जाता है, इकोनॉमी चेंज हो जाती है। वुमेन का रेलेवेंस हमने देखा किस तरीके से एकदम से बदल जाता है। किंग्स जो है वो प्रोमिनेंट हो जाते हैं। रिलीजन में एक बहुत बड़ा चेंज आता है। आइडल प्रैक्टिस जो है, अब आइडल वर्शिप जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, एंड वेरियस अदर थिंग्स जो है हमने देखी। सो अब तक हमने देखा कि अब जो है सिटीज़ जो हैं वो डेवलप्ड हो रही हैं। कुल जो है वो ग्राम में जो है कन्वर्ट हो रहे हैं, ग्राम विस में कन्वर्ट हो रहे हैं, विस जो है वो जनास में कन्वर्ट हो रहे हैं। एंड नाउ अब हम किसका टाइम देखने वाले हैं, महाजनपदास का। जो जनपद हैं, ठीक है, अब वो जो है वो बड़े बन रहे हैं, महाजनपदास बन रहे हैं। सो जनपद्स में भी दे वर स्मॉल टाउन्स एंड नाउ महाजनपद्स दे आर द बिगर सिटीज़। तो इन्हीं महाजनपद के बारे में आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि वो कौन कौन से महाजनपद थे, और फिर जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो महाजनपद था दैट इज़ द मगध महाजनपद, उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि वो किस वजह से पावरफुल था, किस तरीके से पावरफुल हुआ, क्या क्या उनके रिसोर्सेज थे, क्या यूज़ कर रहे थे वो। एंड देन हम फाइनली देखेंगे कि मगध का जो है वो फॉल किस तरीके से हो रहा है, डायनेस्टी कौन कौन सी थी उसमें। एंड नेक्स्ट टॉपिक में फिर हम जो है मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन से शुरू करेंगे, वो इंशाल्लाह हमारी नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक होगा। सो काफ़ी टाइम आज जो है इंट्रो का में हमारा चला गया है। लेट्स कम स्ट्रेट टू आवर टॉपिक, द एज ऑफ महाजनपदास। So it is mentioned that there were about 16 major महाजनपदास। कितने? 16 मेजर महाजनपदास थे, 16 मेजर महाजनपदास।
उसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एज आई ऑलरेडी सेड, वो कौन सा है? मगध है, जिसकी जो है कैपिटल थी वो क्या थी? राजगीर थी। और लेटर टाइम्स में वो किस में चेंज हो गई है? पाटलिपुत्रा में जो है उसको बदल दिया गया है। देन कौसाला जो है इट वाज अनदर इम्पॉर्टेंट महाजनपदा। देन वी कैन से अवंती जो है वो एक और बहुत इम्पॉर्टेंट जो है महाजनपदा था। देन कंबोजा, गांधारा, अस्मकी, वज्जी, ये सब जो है कुछ जो है महाजनपदा थे। अब द इंटरेस्टिंग थिंग इज कि मोस्टली जो महाजनपदास थे ये सब क्या थे? मोनार्कियल थे, मतलब किंग के अंडर, इनकी एक किंग के अंडर एडमिनिस्ट्रेशन थी। कुछ एक जो है वो क्या थे? वो रिपब्लिक्स भी थे। जैसे वज्ज जो है इट वॉज अ ओलिगार्की, मीनिंग इट वॉज रूल्ड बाई मेनी किंग्स, इट वॉज अ रिपब्लिक। सो बेसिकली हमने देखा कि 500 BC तक हमने पढ़ा कि क्या थी? लेटर वैदिक एज थी। देन अराउंड 600 BC में क्या होता है? काफ़ी सारे चेंजेस जब ऑलरेडी आ रहे हैं, हमने देखा कि लेटर वैदिक एज में एग्रीकल्चर एक्सपेंशन जो है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, और हमने देखा था देयर वाज एक्सटेंसिव यूज ऑफ आयरन। हेंस 600 BC से ही क्या होता है? अराउंड 600 BC से ड्यू टू एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर along with collection of taxes, then more usage of iron and large territorial states, इसकी वजह से क्या होने लगा? जो जनपद थे वो महाजनपदास बन गए। Here again one important thing is कि as we already said कि one of the most important feature of later Vedic ages कि अब जो है टेरिटरीज का जो कंसेप्ट है वो जो लोगों में है वो आने लग गया। अब दे प्रेफर्ड सेटल्ड ऑर्गेनाइजेशंस। तो अब वो एरिया जो है अपनी टेरिटरी जो है पर्टिकुलर एरिया में जिसमें रह रहे अपनी फिक्स टेरिटरी मानकर चल रहे हैं। दे नाउ ऑफ द थिंकिंग कि ये पर्टिकुलर टेरिटरी हमारी है एंड जो हमारे आने वाली जो भी पीढ़ी होगी वो सब यहीं पर इसी एरिया में रहेंगे। सो दिस कंसेप्ट जो है और ये उन लोगों के दिमाग में आ गया है। सो इसी कंसेप्ट के पीछे अब जो है टेरिटोरियल एक्सपेंशन जो है वो भी होने लगी, जिसके चलते जो जनपद थे, ठीक है, एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, यूजेज ऑफ आयरन, कलेक्शन ऑफ टैक्सेस, क्योंकि कलेक्शन ऑफ टैक्सेस हो रहा है तो मतलब रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। सो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है तो वॉरफेयर के लिए उनको पैसा मिल रहा है। सो वॉरफेयर के लिए पैसा मिलेगा तो व्हाट विल दे डू? दे विल गेट इनटू वॉर्स, और वॉर्स में आने के बाद एक दूसरे की टेरिटरी पे कब्जा कर रहे हैं, हेंस टेरिटोरियल एक्सपेंशन हो रहा है। कलेक्शन ऑफ टैक्सेस एंड टेरिटोरियल एक्सपेंशन। सो इस सब की वजह से क्या हो रहा है? काफ़ी सारे जो महाजनपद हैं वो उनकी जो फॉर्मेशन अलग अलग जगह पर हो रही है। देयर वर 16 सच महाजनपद, जिनकी लिस्ट जो है मैंने नीचे प्रोवाइड की है, 16 सच महाजनपद। नाउ मोस्ट ऑफ दीज महाजनपद जो हैं ये गंगा यमुना द्वाब में ही बने थे, क्योंकि हमने देखा कि मेजर शिफ्ट जो है वो गंगा यमुना द्वाब की तरफ जो है इस टाइम पे हो रहा है। तो ये जो महाजनपद थे ये मोस्टली किस एरिया में थे? ये मोस्टली गंगा यमुना द्वाब में थे। बट देयर वर फ्यू टू सच विच वर इन द डेक्कन रीजन, अपर डेक्कन रीजन, और 2 ऐसे थे जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में भी थे, वो हम आगे देखेंगे। सो दीज आर ऑल द महाजनपद्स। अंगा जिसकी कैपिटल थी क्या? चंपा, और ये मॉडर्न टाइम में बिहार एंड भगलपुर में है। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि ये कई बार पूछा जा सकता है आपसे। सो यू मस्ट नो कौन सा महाजनपद था, उसकी कैपिटल कौन सी थी, और प्रेजेंट डे में उसकी लोकेशन जो है क्या है। सो आई हैव प्रोवाइडेड द लिस्ट फॉर यू। उसी तरीके से जो हमारा मोस्ट प्रोमिनेंट जो है महाजनपद है वो है मगध। तो मगध की जो पहले कैपिटल थी वो राजगीर थी। देन लेटर ऑन जो है इट वाज चेंज टू पाटलिपुत्रा। तो प्रेजेंट डे इट इज इन गया एंड पटना। सो काशी की कैपिटल भी जो है वो काशी ही थी एंड इट इज इन प्रेजेंट डे बनारस। देन कम्स वत्स की जो कैपिटल थी इट इज कौसंबी एंड इट इज इन प्रेजेंट डे इलाहाबाद।
Kosala capital was Saraswati and it is in present day eastern UP. Then there is Saurasena whose capital was Mathura and it is present day in present day it is called same as Mathura only. तो मथुरा के एरिया में ही the capital was same and in present day Mathura only this Mahajanpad of Saurasena was present. Then is the Panchala. So Panchala की capital थी Kampilya which is in present day western UP. Then Kuru's capital was Indraprastha which is Meerut. And then comes Matsya. Matsya's capital was Viratnagar. It is in present day Jaipur. Then comes Cheri whose capital was Banda and its present day area is Bundelkhand. Then Kamboja. Kamboja's capital was Puncha which is present day Rajouri and Hajra. This is interesting because Kamboja is in present day Jammu and Kashmir and Kamboja's capital was Puncha which I think relates to present day Punch and Rajouri. So Kamboja की जो capital है वो जो present day Punch and Rajouri है वो हो सकता है कि वो वाला area हो since Rajouri was also previously part of Punch only. So it's kind of interesting for me. So आप में से भी अगर कोई ऐसा है जो पुंछ डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है एंड इफ़ एनी टाइम यू आर फेसिंग अ इंटरव्यू सो आप लोग जो है पुंछ एंड रजौरी एज वेल जो भी देख रहा है सो यू कैन बोस्ट अबाउट इट. सो दिस वॉज एरिया अंडर वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट वी कैन से महाजनपदास. Asmaka again its capital is Pratishthan or Paithan and it is in present day area is bank of Godavari. Then comes Vajji जिसके बारे में हमने already बात की थी कि वो एक रिपब्लिक था whose capital is Vaishali. It's in present day Vaishali only. Then is Malla whose capital was Kusinara and it is in present day Uttar Pradesh and Deoria. The last two are Avanti and Gandhara. Avanti's capital was Ujjain which is in MP and Malwa. And then is Gandhar whose capital was Taxila and Taxila is in Pakistan present day Rawalpindi. So this is the list of all the महाजनपदास जिसमें से कुछ महाजनपदा जो हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं. अगर आप सारों के सबका नाम जो है वो याद नहीं कर सकते हैं तो कुछ देयर आर फ्यू इम्पॉर्टेंट जो ज़रूरी हैं आपके लिए याद करना. तो यू कैन कॉपी फ्रॉम हेयर. आई ऑलरेडी हैड अ लिस्ट सो मैंने जस्ट उसको कॉपी कर दिया है टू सेव आवर टाइम. ये जो है जोग्राफिकल लोकेशन जो है सारे के सारे महाजनपदास की दे रखी है यहाँ पे. सो द मोस्ट प्रोमिनेंट मगध जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं इट वाज इन द गंगा यमुना दोआब. अनदर फैक्ट विच आई वाज डिस्कसिंग अर्लियर वाज कि आप देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द जो महाजनपदास हैं ये सारे के सारे गंगा यमुना दोआब में हैं एक्सेप्ट फ्यू जैसे कंबोजा एंड गांधारा ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में आ गए. देन अगेन अस्मका एंड अवंती भी आप कह सकते हैं कि ये थोड़ा सा जो नॉर्दर्न डेक्कन एरिया है उसमें है एंड अस्मका इज़ इन डेक्कन एरिया. रेस्ट ये सब के सब जो हैं ये कहाँ पे हैं नॉर्दर्न प्लेन्स में है गंगा यमुना दोआब में ही है मोस्टली. ओके सो आई लीव दिस फॉर यू. आप पॉज करके इन सब की जो लोकेशन है वो देख सकते हैं. लेट्स नॉट वेस्ट मोर टाइम ऑन दिस. I hope it's clear for all of you. So now what is important for us is to discuss the next biggest and most prominent महाजनपदा जिसकी हम तब से बात करते आ रहे हैं which was मगध. Okay. So इन सारे के सारे जनपदाज में से जो मगध जो है वो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट निकल के आता है. लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जो आर्यव्रत हैं जो आर्यंस हैं वो बेसिकली इस सब एरिया में जो है आर्यंस रह रहे थे एंड आर्यंस यूज टू लुक डाउन अपन द पीपल ऑफ मगध. सो इन लोगों को ये जो इन्फीरियॉरिटी कम्प्लेक्स था इसको दूर करने के लिए सबसे पहले इन लोगों ने जो है वैदिक रिलीजन जो है उसको अडॉप्ट कर लिया. देन वैदिक रिलीजन अडॉप्ट करने के बाद इन लोगों ने अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाया विद देयर ओन एलिमेंट्स.
इन लोगों ने अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाया एंड दे वांटेड टू प्रूव कि वी आर नॉट समवन दैट यू कैन लुक डाउन अपॉन, रादर वी आर स्ट्रॉन्ग एंड वी आर रेजिलियंट. Hence, they build upon their own empire, which was known as Magad, and इसकी जो capital है, later on it was Patliputra, and the first capital was Rajgir. Okay. So now Uttarpath was a path which would connect Cambodia टू मगध एम्पायर. सो दिस वॉज द ट्रेड रूट. ये उस वक्त इन लोगों ने एक ट्रेड रूट बनाया विच वॉज कॉल्ड उत्तरपथ. ठीक है. सो इट कनेक्टेड पाटलिपुत्र टू कंबोज. सो कंबोजा हमने पहले ही देखा कि गांधार जो है उसके थोड़े से ऊपर है. तो ये किसके लिए इन्होंने बनाया, जो ताकि जो ट्रेड है वो फ्लरिश हो सके. सो एज यू ऑल नो कि ट्रेड जो है इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू and as well as procuring resources which are necessary for the development of an area. So trade इन लोगों ने जो है अपना strong किया है. ठीक है. So then मगध जो है it was a very fertile region. जैसे हम देख ही सकते हैं सारे की सारी जो rivers हैं वो सब जो है किस एरिया में आ रही हैं, मगध के एरिया में आ रही हैं. इवन के जो ब्रह्मपुत्र के भी जो प्लेन्स है, गंगा यमुना का जो भी है वो सारे के सारे सेडिमेंट्स जो हैं वो इस एरिया में आ रहे हैं. अलॉन्ग विद दैट इट ऑल्सो कंप्राइजेस ऑफ द छोटा नागपुर प्लेट्यू, जहाँ पे बहुत सारे आयरन रिसोर्सेज हैं. ठीक है. तो इनके पास वो क्या क्या ऐसी चीज़ें थी मगध के पास जिसकी वजह से, जिसकी हेल्प के साथ ये लोग अपना इतना बड़ा एम्पायर जो है वो बना सके. सारे के सारे जो महाजनपद थे उनमें से उभर के ये बाहर आ सके. तो सबसे पहला रीज़न था कि इनके पास क्या था, फर्टाइल लैंड था. ठीक है. सो फर्टाइल लैंड, दिस कैन बी आस्क्ड एज अ सेपरेट क्वेश्चन कि आप डिस्कस करो वो क्या फैक्टर्स थे जिसकी वजह से जो मगध है इट बिकेम सो प्रोमिनेंट, इट फ्लरिश्ड. सो ये सब वही फैक्टर्स हैं जिन्होंने मगध को जो है बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट बनाया. सो आई थिंक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. सो फर्टाइल लैंड था, तो फर्टाइल लैंड का क्या फ़ायदा होगा. सो कहीं पे भी फर्टाइल लैंड है तो वहाँ पे जो एग्रीकल्चर है वो बहुत अच्छे से होगा, राइट. सो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अच्छा हो रहा है तो रेवेन्यू अच्छा जनरेट होगा. ना रेवेन्यू अच्छा जनरेट हो रहा है, साथ में खाने पीने का जो है वो उनको कोई कमी नहीं है, तो हेल्थ जो है वो लोगों की ठीक ठाक बनी रहेगी. दो पीपल विल बी स्ट्रॉन्ग इनफ. फर्टाइल लैंड होने के साथ साथ इनके पास रिसोर्सेज, आयरन रिसोर्सेज जो है वो बहुत सारे हैं. सो प्रॉक्सिमिटी ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू इनफैक्ट इन्हीं के एरिया में ही था. सो छोटा नागपुर प्लेट्यू हैविंग आयरन रिसोर्सेज, ये किस तरीके से हेल्प करेगा, वॉर के वेपन बनाने में हेल्प करेगा. ठीक है. क्योंकि मोस्ट ऑफ द वेपन्स जो हैं वो किससे बनते हैं, आयरन से बनते हैं. तो छोटा नागपुर प्लेट्यू से इनको आयरन रिसोर्सेज मिलते थे जिससे इन लोगों ने अपने जो वेपन्स हैं बहुत ज़्यादा वो बनाए. देन देयर कैपिटल, फर्स्ट कैपिटल थी इनकी राजगीर. ठीक है. सो राजगीर जो है इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू इन्वेड. जो कैपिटल है वो स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि किसी भी एम्पायर का जो कैपिटल है अगर वो कन्क्वायर हो जाता है तो वो पूरे का पूरा एम्पायर जो है वो ख़त्म हो जाएगा. नाउ इन द केस ऑफ मगध, their capital was difficult to invade since it was surrounded by 5 hills. तो यहाँ पे there were 5 hills. मान लो कि ये अगर राजगीर है, ओके, सो दिस इज़ द एरिया ऑफ राजगीर. तो ये यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ 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 सब जगहों से क्या है, हिल्स से सराउंडेड है. तो हिल्स से सराउंडेड जो एरिया होता है उसको इन्वेड करना काफ़ी मुश्किल रहता है. यही एरिया है कि इंडिया में भी जो इन्वेजन है वो इतनी आसानी से नहीं हो सकी क्योंकि हमारा जो है हिमालय से जो है वी आर प्रोटेक्टेड. और जितनी भी इन्वेजन्स हुई हैं वो इसी वजह से सिर्फ नॉर्थ वेस्टर्न एरिया से हुए हैं क्योंकि वहाँ से थ्रू अफ़गानिस्तान, तजाकिस्तान जो है
मिडिल ईस्ट से कोई भी जो भी इन्वेजन्स हुई हैं वो इसी साइड से हुई हैं। तो जो राजगीर है इट वाज वेल प्रोटेक्टेड, किसकी वजह से? इट वाज सराउंडेड बाय 5 हिल्स, जिसकी वजह से इसकी इन्वेजन जो है वो बहुत ही मुश्किल थी। देन अगेन इन लोगों की जो सेकंड कैपिटल थी दैट वाज पाटलिपुत्रा। नाउ पाटलिपुत्रा जो है अगेन दैट वाज वेरी स्ट्रॉन्ग कैपिटल, किस वजह से? क्योंकि इसका वाटर फ्रंटियर था, ठीक है। तो वाटर फ्रंटियर में इन्वेड होने के लिए यू मस्ट हैव अ स्ट्रॉन्ग नेवी, उसके बिना जो है आप इन्वेड नहीं कर सकते हो। एंड देन अगेन इनका मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर था कि इनकी जो नेवी थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। दे हैड अ स्ट्रॉन्ग नेवी। वाटर फ्रंटियर, इनकी जो नेवी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी, तो इन्वेजन जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो इम्पॉसिबल थी। इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर एनीबडी टू इन्वेड विदाउट मच प्रेपरेशंस, कोई इन्वेड नहीं कर सकता था। देन अगेन नेवी तो इनकी स्ट्रॉन्ग थी, जो मिलिट्री थी वो भी इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग थी, क्योंकि इनकी मिलिट्री में देयर वर एलिफेंट्स। सिंस इनका जो एरिया था मगध का, ये जो एरिया है इसमें एलिफेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा थे, तो इनका एक बहुत पावरफुल जो है वो साथी था इनका, जो इनकी मिलिट्री में, दैट वर एलिफेंट्स। तो इनके पास मिलिट्री में एलिफेंट्स थे जो हॉर्सेस का जो मुकाबला है वो बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। यू कैन इमेजिन, एक तरफ एक एलिफेंट है और एक तरफ एक हॉर्स है, तो ऑब्वियस सी बात है एलिफेंट जो है दे वर मोर पावरफुल। सो इनकी जो मिलिट्री है वो भी बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रॉन्ग थी, स्ट्रॉन्ग आर्मी विद एलिफेंट्स। This is something we will discuss about later. Then again, they had some very important ports. Ports like Tamlipti. So Tamlipti was a port on Bay of Bengal. See, here it is. ताम्रलिप्ति। सो ये जो पोर्ट है ये भी इनके लिए जो है काफ़ी फ़ायदेमंद था, ठीक है। तो इससे भी इनके काफ़ी सारे जो है काम हो रहे हैं, वो एक्सपोर्ट्स जो है वो हो रहे हैं। तो किसी भी एरिया में अगर एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं तो मतलब वहाँ पे उस टाइम में क्या हो रहा है, इनफ्लो ऑफ गोल्ड हो रहा है। इनफ्लो ऑफ गोल्ड होने से उनकी इकॉनमी जो है वो स्ट्रॉन्ग होगी, उनका इन्फ्लुएंस जो है वो बढ़ जाएगा एरिया में। नाउ अनदर थिंग जिसने इन लोगों को बहुत हेल्प किया, आई एम सो सॉरी, दैट वॉज कि इनिशियली दे हैड वेरी लो सेल्फ एस्टीम, क्योंकि दे वर नॉट अ पार्ट ऑफ आर्यव्रत। सो लो सेल्फ एस्टीम होने की वजह से उनको एक बूस्ट मिला कि हमें इस चीज़ को जो है ओवरकम करना है। सो लो सेल्फ एस्टीम, एज अ रिजल्ट दे शोड मोर ज़ील फॉर एक्सपेंशन। तो उनको लगा कि हमें खुद को प्रूव करना है। सो फॉर प्रूविंग देमसेल्व्स उन लोगों ने अपना सारे के सारे जो नेवी है, अपनी आर्मी है, उसको स्ट्रॉन्ग बनाया, रिसोर्सेज बढ़ाए, अपनी जो आर्मी है उसको स्ट्रॉन्ग बनाया, सो दैट दे कैन एक्सपैंड देयर एरिया। ज़ील फॉर एक्सपेंशन, ज़ील फॉर एक्सपेंशन। Then we will study about some of the important dynasties of the Magad Empire. So Magad Empire में कौन कौन सी dynasties हैं जिन्होंने रूल किया है। Magad and its dynasties. So the first of all is the Haranayaka dynasty. So this was the first dynasty. जिसके टाइम पीरियड जो है वो 544 से 412 BC तक है। So इसका जो
फर्स्ट किंग था, इट वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय बिम्बिसारा। बिम्बिसारा का नाम आप लोगों ने ऑलरेडी सुना होगा। सो एस्टैब्लिश्ड बाय बिम्बिसारा फ्रॉम 544 to 492 BC, and Bimbisara was the contemporary of Lord Buddha and Mahavira. Bimbisara also had a standing army and he was the first to start matrimonial alliances. ठीक है, ये इन्होंने किस लिए किया? टू स्ट्रेंथन हिज एम्पायर. नाउ व्हाट ही डिड इज कि अलग अलग जो एम्पायर्स थे उनमें जो भी उनकी डॉटर्स थी तो वहाँ पे ही सेंट प्रपोजल्स फॉर मैरिजेस सो दैट उसके जो अलायंसेस हैं वो स्ट्रांग हो सकें. ठीक है, सो ही हैड अ स्टैंडिंग आर्मी. इनकी जो स्ट्रैटेजी है वो क्या थी? इन्होंने मैट्रिमोनियल अलायंसेस को यूज किया सो दैट वो क्या कर सकें, अपने जो भी रिलेशंस हैं उनको दूसरे रीजन्स के साथ जो है वो स्ट्रॉन्ग कर सकें, मजबूत कर सकें. सो वॉट ही डिड वॉज ही फॉट विद द किंग ऑफ अवंती. अवंती के जो किंग थे उनके साथ इनका जो है एक लड़ाई होती है, हु वॉज प्रद्योत महासेना. बट वहाँ पे क्या होता है कि बाद में क्या होता है कि कहते हैं कि मतलब जो प्रद्योत महासेना है ही सफर्ड फ्रॉम जॉन्डिस एंड इनफैक्ट यहाँ पे पहले ये जो है बिम्बिसारा जो है ये वॉर कर चुके हैं प्रद्योत महासेना के साथ. बट डिस्पाइट द फैक्ट बाद में जब प्रद्योत महासेना ही सफर्स विद जॉन्डिस तो बिम्बिसारा जो है वो अपने जो है कोर्ट से जो है अपना जो डॉक्टर है उसको वहाँ पे भेजते हैं टू हील हिम. So he's sending his court physician for Pradyut Mahasena. So Princess Kaushal जो है her sister was married to Bimbisara. ठीक है, सो अवंती की जो प्रिंसेस हैं प्रसेनजीत हैं उनकी जो सिस्टर हैं शी वॉज मैरिड टू बिम्बिसारा, जहाँ से उन्होंने अपना जो मैट्रिमोनियल अलायंस है वो उन्होंने स्टार्ट किया. देन कम्स अजात शत्रु. Ajat-Shatru. Now Ajat-Shatru he occupied the throne by killing his father. Ajat-Shatru is the son of Bimbisara. तो ये जो है ये स्टार्ट करते हैं अपना जो एम्पायर है उसको इस्टेब्लिश करते हैं by killing his father. So he kills his father to establish the empire. And again, this is very important, he convened the first Buddhist council in Rajgir. Okay, so soon after the death of Buddha, so Ajat-Shatru he convenes the first Buddhist council. So who convened the first Buddhist council? The first Buddhist council was convened by Ajat-Shatru. Now Ajat-Shatru was from the Haranyaka dynasty of the Magad Empire and son of Bimbisara who killed his father to establish his empire. So Ajat-Shatru he convened the first Buddhist council in his capital, that is Rajgir. Convened the first Buddhist council in Rajgir. So दिस नीड्स टू बी रिमेंबर्ड. आपको याद रखना है कि जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल है वो कहाँ पे हुई है? राजगीर में हुई है. एंड इट वॉज कन्वीन्ड बाय द किंग अजात शत्रु हु वॉज द सन ऑफ बिम्बिसारा ऑफ द हरण्याका डायनेस्टी अंडर द मगध एम्पायर. नाउ व्हाट वाज हिज वॉर टेक्निक? देयर वाज अ पिक्चर अबव जो मैंने आपसे कहा था कि आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू लेटर ऑन. So this was used by Ajat-Shatru as his war technique along with what? Along with maced chariots. Along with maced, and this was called as catapult.
उसको ये यूज़ करते थे टू अटैक द एनिमी। तो इसमें जो है दे वुड फिल इन जो भी उन लोगों को अटैक करने के लिए इस पर भरना है, एंड देन दे वुड जस्ट थ्रो इट पूरे फोर्स के साथ। तो ये जो कैटापुल्ट है अलॉन्ग विद मेस्ड चैरियट्स इज यू, अगर आप लोगों ने कहीं पे महाभारत का सीन देखा है तो जब लड़ाई में दे आर यूजिंग दिस मेस्ड चैरियट्स, जिसके चलते साथ जो है साइड में जो भी लोग हैं, विल जस्ट वेट फॉर द प्लेन टू पास। So we were talking about the maced chariots. His war technique, catapult and maced chariots. So इनके जो है चैरियट्स जो हैं उन्हीं में जो है कुछ वेपन्स जो है इस तरीके के जो है बिल्कुल शार्प वेपन्स लगे होते हैं कि उनके आसपास अगर कोई भी एनिमी होगा तो इट वुड सिंपली किल देम बाय जस्ट वॉकिंग और बाय जस्ट मूविंग ओवर एन एरिया। सो इट वाज वेरी पावरफुल। देन Ajatashatru's son Udayan, he was the next to rule. He was the one who changed the capital from Rajgir to Patliputra. So Udayan 460 to 444 BC. What is important from his dynasty is he was the one who changed the capital from Rajgir to Patliputra. Changed capital from Rajgir to पाटलिपुत्रा। देन उदयन के साथ ही जो है नेक्स्ट डायनेस्टी जो है वो आ जाती है, विच इज द शिशुनाया डायनेस्टी। (412 to 344 BC). Now he was a minister under the Harnaika dynasty. जो शिशुनाया है he was a minister। तो ये यहाँ पे क्या करते हैं, he killed the king। जो king थे, लास्ट king थे हरनाइका डायनेस्टी को के उनको he kills and then he set up his own dynasty which is called as Shishunaya dynasty. He also destroyed Avanti. So under the dynasty he was the first, I'll just mention, he was a minister under Harnaika dynasty, killed the king to establish his own empire. ठीक है, तो किंग को मार के इन्हें अपना एम्पायर बना लिया। नाउ ही ऑल्सो डिस्ट्रॉयज द महाजनपद विच इज अवंती। ऑल्सो डिस्ट्रॉयज अवंती। नेक्स्ट इज what is important is his son, whose son, Shishunaya's son, who is called as Kala Ashok. So Kala Ashok, he organized the second Buddhist council at Vaishali. So who was from the Shishunaya dynasty. So he convened the second Buddhist council where at Vaishali. The first Buddhist council was convened at Rajgir under Ajatashatru, and the second was convened at Vaishali under Kala Ashok. So nothing much about this dynasty. Next, move to our next dynasty, which is the Nanda dynasty. Nanda dynasty.
इनका जो टाइम पीरियड है इट वॉज फ्रॉम 344 टू 321 BC. So it was started with Mahapadmananda who killed Kala Ashok. So Mahapadmananda, he kills Kala Ashok and then he builds his own empire, his new dynasty, which was called as Nanda dynasty. So this is the third important dynasty of the Magad empire, which is Nanda dynasty, which was started by Mahapadmananda. Started by Mahapadmananda by killing Kalashok. He's called Ekrata. So he got this title Ekrata, which means the sovereign one. Ekrata. So Ekrata was a title given to whom? To Mahapadmananda, who killed Kalashok and started his own dynasty, the Nanda dynasty. Ekrata means the sovereign one. Then next one in this dynasty is the Dhanananda. So Dhanananda was probably the last, since after this the Mauryan empire was established. Dhanananda was the son of Mahapadmananda, who became popular because of his arrogance and oppressive taxation. He was very arrogant and he started what oppressive taxation. वो बहुत ज़्यादा जो taxes है लोगों से लूटने लगा और उसकी वजह से लोग जो हैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए. So he was kind of unpopular because of that. So वो लोगों में मशहूर थे, जाने जाते थे किस वजह से? अपने एग्रेसिवनेस की वजह से और जो बहुत ज़्यादा उनकी एग्रेसिव टैक्सेशन पॉलिसी थी उसकी वजह से. ठीक है. सो उनका एरोगेंट बिहेवियर, known for arrogance and oppressive taxation. It is also said that एक तरीके का जो है it's kind of a story कि once Dhanananda he insulted Chanakya. So Chanakya took it personally and he decided कि अब revenge जो है वो होकर रहेगा. Dhanananda he insults Chanakya. Dhanananda once insults Chanakya and now Chanakya is set to take revenge. इन्होंने इनसे बदला लेने का जो है वो ठान लिया है और उस बदला लेने की आग में नाउ ही प्रिपेयर्स चंद्रगुप्त मौर्य टू टेक ओवर हिज किंगडम. एंड ऐसा ही होता है. सो लेटर ऑन क्या होता है? चंद्रगुप्त मौर्य जो है ही किल्स धनानंदा एंड एस्टैब्लिश हिज ओन एम्पायर विच इज द मौर्यन एम्पायर. एंड अंडर मौर्यन एम्पायर फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया जो है, पॉलिटिकल इंडिया जो है वो एक साथ यूनाइट होता है. मौर्यन एम्पायर एक बहुत बड़ा एम्पायर था विच एनकम्पास्ड ऑलमोस्ट इंटायर ऑफ द नॉर्थ इंडिया, जिसमें नॉर्थ ईस्ट जो है, नॉर्थ ईस्ट और साउथ को छोड़ के हम कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट पूरा इंडिया जो है वो मौर्यन एम्पायर के अंडर था. सो मौर्यन एम्पायर वॉज इटसेल्फ अ बिग किंगडम. इसके बारे में हम एक अलग से वीडियो में पढ़ेंगे. सो आज की वीडियो में हमने देखा कि जो हमारी मेन थीम थी वो क्या थी? महाजनपद थी. जो महाजनपद में भी हमने जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट महाजनपद था जो मगध था उसके बारे में हमने डिस्कस किया कि क्या क्या वो फैक्टर्स थे जिनने हेल्प किया मगध को फ्लरिश करने में, इतना प्रोमिनेंट बनाने में. किन चीज़ों ने क्या क्या स्ट्रैटेजीज जो है उन्होंने यूज़ की, किस तरीके से उनकी जो नेवी है वो स्ट्रांग बनी, उनकी मिलिट्री स्ट्रांग बनी, क्या उनकी जो कैपिटल्स जो हैं उन्होंने जो वो चूज़ करी, किस वजह से चूज़ करी,
क्या उनका रेलेवेंस था जिसकी वजह से उनको इन्वेड करना जो है वो डिफ़िकल्ट था। एंड लेटर ऑन वी सॉ कि कौन कौन सी डायनेस्टीज़ हैं जो मगध एम्पायर के अंडर आई। इन दैट वी सॉ कि हरनाइका जो डायनेस्टी है वो रही सबसे पहले, जिसमें बिम्बिसारा थे। एंड देन बिम्बिसारा के जो बेटे थे अजात शत्रु, ही ऑल्सो कन्वीन द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल सून आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्धा, और वो उन्होंने अपनी कैपिटल जो है राजगीर में करी। देन वी सी कि जो हरनाइका डायनेस्टी है वो ख़त्म होते ही जो शिशुनाग डायनेस्टी है वो स्टार्ट हो जाती है। शिशुनाग डायनेस्टी जो है ये एक मिनिस्टर थे जो हरनाइका डायनेस्टी के अंडर, उन्होंने स्टार्ट की उनके लास्ट किंग को किल करने के बाद। एंड देन अगेन वी सी कि जो शिशुनागा डायनेस्टी के जो एक किंग थे काल अशोक, उन्होंने जो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल है वो कन्वीन की है। कहाँ पे? उज्जैन में जो है वो उन्होंने कन्वीन की है। एंड देन हम देखते हैं जो लास्ट डायनेस्टी है नंदा डायनेस्टी जो है वो एस्टैब्लिश होती है बाय महापद्मानंदा। सो महापद्मानंदा ही किल्स काल अशोक एंड एस्टैब्लिश हिज ओन डायनेस्टी जो नंदा डायनेस्टी के नाम से जानी जाती है। एंड देन द लास्ट किंग जो धनानंदा है इस डायनेस्टी के, वो अपनी एग्रेसिवनेस की वजह से लास्ट में ये एम्पायर जो है वो जो है ख़त्म हो जाता है। एंड देन द मॉडर्न एम्पायर इज़ एस्टैब्लिश्ड। कुछ फॉरेन इन्वेजन्स भी हैं जो हम एक अलग से लेक्चर में पढ़ेंगे, क्योंकि उस वक्त जो है मिडल ईस्ट की तरफ से इंडिया में कुछ फॉरेन इन्वेजन्स हुई थी मेनली फ्रॉम द पर्शियंस एंड द ग्रीक्स। सिंस पर्शियन एंड ग्रीक जो है ये दोनों आपस में इन लोगों का जो पावर एस्टैब्लिश करने का मामला है जो वो चल रहा था। सो इन डिफरेंट सिटीज़ बोथ पर्शियन एंड ग्रीक्स दे अटैक द इंडियन सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन। सो नॉर्थ वेस्टर्न जो हमारा फ्रंटियर है उस साइड से जो है अटैक्स होते हैं टाइम बीइंग में। ये हम एक अलग से वीडियो में पढ़ेंगे। So this was it for today's video. I hope it was helpful. So thank you so much.